इसलिए मैं क्लास शुरू कर रही हूँ, ठीक है। और दूसरी बात है, जब भी जैसे आपको यूट्यूब पर देखते हो, अगर ऐप पर ही आपको वीडियो मिल जाता है, वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन मान लीजिए सपोज यहाँ ऐप से हटा भी देती हूँ मैं, तो भी उस पे क्या है कि अपना टाइम बचाने के लिए आप स्पीड ज्यादा करके देख सकते हो, ठीक है। मेरे ख्याल से इस बात से अवेयर होगे कि अब यूट्यूब ये फैसिलिटी देता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा, हाँ, तो उसको थोड़ा सा स्पीड मोड में करके 2x या 1.5 या 1.75 अपने अकॉर्डिंग तब रिवीजन करने के लिए उसे देखा जा सकता है, ठीक है। तो आपका मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से जैसे 50 मिनट की क्लास होती तो वहां पर भी फिर से आपको 50 मिनट स्पेंड करने होंगे। एनीवेज, आज का जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो आरएनए प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन है। क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन से क्या बन रहा था आपको मालूम है ना, ट्रांसक्रिप्शन तक आपने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, और वहां पर क्या एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट बन रही थी, ठीक है। जब मैंने आपको बताया था कि एमआरएनए मतलब ट्रांसक्रिप्शन की जब डेफिनेशन बताई थी, तो उसमें एक टर्म यूज किया था कि फंक्शनल ट्रांसक्रिप्ट का बनना जरूरी है। वो ही प्रोसेस जिसमें फंक्शनल ट्रांसक्रिप्ट का फॉर्मेशन हो रहा होगा, वो ही मतलब कहा जाएगा कि वास्तव में वो ही डेफिनेशन ट्रांसक्रिप्शन को फुल्ली डिस्क्राइब करती है। सेम इवेंट है कि ट्रांसक्रिप्ट तो बन जाती है, लेकिन वो जो ट्रांसक्रिप्ट तुरंत तुरंत बन रही है ट्रांसक्रिप्शन के दौरान, या ये कहें जो डीएनए से एमआरएनए बनता है, वो एक्चुअल में वो एमआरएनए नहीं है जहां पर जो जिसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ रखा है। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ एमआरएनए जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि उसमें 5 प्राइम एंड पर क्या होती है, गैप होती है, ये बताया था ना। फिर इनिशिएशन कोडॉन होते हैं, हाँ, उसके बाद में फिर कोडिंग रीजन होता है, देन पॉली ए टेल होता है। ये स्ट्रक्चर बताया था कि नहीं? यूकैरियोट्स के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। तो ये वाले जो 5 प्राइम एंड है या पॉली ए टेल है, ये कहाँ से आया? क्योंकि जो डीएनए में इसके कोडिंग सीक्वेंसेस थोड़ा ना थे, ना ही डीएनए के पास ऐसा कोई था कि उसमें उसको डिकोड करके जो आरएनए पॉलीमरेज है वो कहता कि नहीं भाई, डीएनए के पास भी कैप लगी होनी चाहिए थी, अगर ऐसा होता, ठीक है। तो ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि जो आप मतलब कि जो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ट्रांसक्रिप्ट बनती है या जो एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, वो कुछ उस एमआरएनए से फर्क है जिसका स्ट्रक्चर आपने पढ़ा है, ठीक है। दैट मीन्स कि ये जो एंड मॉडिफिकेशन वाले स्टेप्स हैं ये बाद में ऐड किए जाते हैं, ठीक है। तो ट्रांसक्रिप्शन से प्रोडक्ट निकल रहा है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के दौरान, उसको बोलते हैं प्री एमआरएनए, या फिर बोल सकते हैं नेसेंट एमआरएनए, या बोल सकते हैं प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ये तीनों नाम एक ही बात के हैं। इस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में, इसको चाहे तो लिख लीजिएगा, साथ साथ में लिखते चलना, कॉपी पेन उठा लो और इसको साथ साथ में लिखते चलो। दैट मीन्स कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब भी अभी क्योंकि पूरा प्रोसेस नहीं हुआ जीन एक्सप्रेशन, तब फाइनल इवेंट पे पहुंचता है जब इस एमआरएनए के ये एमआरएनए एक और स्टेप में मूव ऑन करता है, ट्रांसलेशन भी हो जाता है, ठीक है। ट्रांसलेशन होने के बाद में प्रोटीन बनी, ठीक। तो वो इवेंट होने से पहले जो बीच का इंटरमीडिएटरी कह सकते हैं जो स्टेप है, वो क्या होता है? वो होता है आरएनए प्रोसेसिंग एंड मॉडिफिकेशन, या सिंपल फॉर्म में ये कहो कि फाइनल ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्मेशन के लिए जो भी चेंजेस आ रहे हैं किसमें, इस प्राइमरी या प्री एमआरएनए में, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में, ठीक है, जो भी चेंजेस सेल को करने पड़ रहे हैं, वो सारे के सारे उन सारे प्रोसेसेस को किसमें रखते हैं? वो सारा प्रोसेस कहलाता है आरएनए प्रोसेसिंग या फिर मॉडिफिकेशन। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? यस करो, या इसको ऐसे भी समझ सकते हो। देखिए, ये जो डीएनए है, ठीक है, डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाता है? एमआरएनए का फॉर्मेशन इज अ ट्रांसक्रिप्शन। जो इस इवेंट या इस ट्रांसक्रिप्शन से फॉर्म होती है ट्रांसक्रिप्ट, वो कहलाता है प्री एमआरएनए, या फिर इसी को नेसेंट। नेसेंट का मतलब तुरंत तुरंत, जैसे नवजात कहते हैं, ठीक है, हिंदी में, तो यानी कि जो तुरंत फॉर्म हुआ है, नेसेंट एमआरएनए, या फिर इसी को
प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट भी कहते हैं, या इसी को प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन से बन रहा है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। ठीक, यानी कि इसमें केवल क्या होगा, कोडिंग सीक्वेंसेस होंगे, एक 5 प्राइम एंड होगा, एक 3 प्राइम एंड होगा। ठीक है, यहाँ पे अभी कैप और टेल कुछ भी ऐड नहीं है। ठीक, अब क्या होता है कि ये प्री एमआरएनए है, इस प्री एमआरएनए से, इस प्री एमआरएनए के फॉर्मेशन के बाद कुछ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिनसे वो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट के फॉर्म में, दैट मींस जिसके पास कैप भी है, 3 प्राइम एंड पर टेल भी है, ऐसे एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो वो सारे इवेंट्स किस में आ जाते हैं, ये जो पीटीएम लिखा हुआ है, पीटीएम इज अ पोस्ट, इसको लिख लो, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। ये सारा प्रोसेस इसी आरएनए प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन में आता है। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ू। एक बार यस करो, आई है कि दोबारा फिर से समझाऊं? एक बार यस और नो कुछ तो कर दो, कुछ भी नहीं आया। क्या रिपीट कर दूं राधिका? कहाँ थे? यही थे। आदिति, आदिति दिख रहे हो स्क्रीन पर मुझे? अंजलि, कुछ कुछ आया कि कुछ भी नहीं आया? अरे उरुज ऐसा मत कहो। आदिति तुम्हें कितना समझ में आया? अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया, इसे कॉपी में नोट नोट डाउन कर लेना। ठीक है, देखो मैंने ये बताया कि डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि ये सेम बात मैंने 2 टाइम रिपीट करी है। कहाँ है तुम लोगों का ध्यान है? इतना पोर्शन रब कर रही हूँ। ठीक है, डीएनए क्या था, डबल स्टैंडर्ड था, जो कहानी पिछली बार हम बता चुके हैं। ट्रांसक्रिप्ट कौन, एक नॉन टेम्पलेट होता है, एक टेम्पलेट होता है। इससे जब भी एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है तो वो क्या इवेंट कहलाता है, वो इवेंट कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। इस बात में कोई तकलीफ? ये बात तो एकदम सिंपल है, पढ़ भी चुके हो। ठीक है, अब मैं ये कह रही हूँ कि डीएनए से डायरेक्टली जो एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट बनती है वो उसका फाइनल स्वरूप नहीं है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझो, कैसे बताऊं? चलिए अच्छा एग्जांपल अभी मुझे कोई डेली लाइफ से नहीं याद आ रहा है, अदरवाइज बताती। या आपसे अगर मैं ये कह रही हूँ कि जो मैंने आपको एमआरएनए का स्ट्रक्चर बताया था, ठीक है, उसमें बताओ मुझे जरा कि उस एमआरएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या स्ट्रक्चर थे, कहाँ से शुरुआत होती थी? एक नॉर्मल एमआरएनए का स्ट्रक्चर जब भी बनाते हैं तो उसमें कहाँ से शुरुआत होती है, बताओ मुझे। कैप से होती है, किस तरफ होती है कैप? 5 प्राइम एंड पर होती है, 5 प्राइम एंड पर। हाँ, फिर 5 प्राइम एंड के बाद कैप हो गई, कैप के बाद क्या स्ट्रक्चर होता है यूजुअली? इनिशिएशन कोडॉन। ठीक है, हाँ, और इस इनिशिएशन कोडॉन के बाद कौन सा स्ट्रक्चर होता है? कोडिंग रीजन होता है कि नहीं? फिर क्या आता है? फिर आता है, हाँ, फिर टर्मिनेशन या टर्मिनेटर कोडॉन स्लैश स्टॉप कोडॉन का स्ट्रक्चर आता है ना, ये कह सकते हैं। स्टॉप कोडॉन्स आएंगे, आएगा कि नहीं? हाँ, अब इस स्टॉप कोडॉन के बाद क्या आते हैं? पॉली ए टेल। ठीक है, ये आपने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। ठीक, अब मुझे ये बताओ, ये जो 5 प्राइम कैप होती है ये भी मैंने बताया था, ये किसकी बनी होती है? 7 मिथाइल गुआनोसिन, बताया था कि नहीं? और ये हाँ, तो ये अब मुझे बताओ कि डीएनए में ये वाला स्ट्रक्चर कहाँ था जिसकी कॉपी एमआरएनए बनी है? कहीं था डीएनए के पास? डीएनए के डीएनए के पास यहाँ पर कैप के लिए कोई कोडिंग सीक्वेंसेस थे क्या?
नो, नहीं थे, कोई भी ऐसे सीक्वेंसेस नहीं थे, क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि आरएनए ट्रांसक्रिप्ट जो बनती है वो कहाँ, मतलब ना ही स्टार्टिंग भी उसकी कहाँ से होती है, मेन ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट से, ठीक है, और वहां पे इनिशिएशन कोडॉन ही फर्स्ट है, प्रमोटर से स्टार्टिंग होती है, वहां पे तो कोई कैप का स्ट्रक्चर था ही नहीं, फिर ये कैप कहाँ से आ गई, ठीक। यानी इसको ये भी कह सकते हैं जो डीएनए से फर्स्ट टाइम जो एमआरएनए बनता है वो उसमें सिंपल क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, 5 प्राइम एंड होगा, ठीक है, और यहीं पर 5 प्राइम एंड पर बिना किसी कैप के इनिशिएशन कोडॉन होगा। ये जो 5 प्राइम एंड है ये एक्चुअल में है कहाँ का, डीएनए का स्ट्रक्चर याद करिए, उसमें एक एंड एंटी पैरेलल जो सीक्वेंस एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते थे, तो एक तरफ 5 प्राइम एंड होता था, दूसरी तरफ 3 प्राइम एंड होता था, तो ये जो 5 प्राइम एंड है वो वही का है, जैसे कि डीएनए में आपने पढ़ रखा था, क्योंकि ये है तो आरएनए ही ना, तो इसमें क्या होता है कि 5 प्राइम एंड तो होता है लेकिन कैप नहीं होती, इनिशिएशन कोडॉन होगा, उसके बाद ये कोडिंग रीजन होगा, और इसके बाद यहाँ पर स्टॉप कोडॉन, मान लीजिए मैं यहाँ पे यू डबल ए ले रही हूँ या यूजीए ले रही हूँ, स्टॉप कोडॉन है ये कि नहीं, यूजीए के स्टॉप कोडॉन है कि नहीं है, है, ठीक है, तो और इसके बाद में ये मैं कह रही हूँ यहाँ पे 3 प्राइम एंड है, ठीक। अब ये बताओ इसमें तो ये जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है एमआरएनए का उसमें 5 प्राइम कैप भी है, पॉली ए टेल भी है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में तो वो स्ट्रक्चर है ही नहीं, है ना ही डीएनए के पास ऐसा कोई कोडिंग सीक्वेंस था जिसे आरएनए पॉलीमरेज कोड करता और यहाँ पर कैप ऐड कर देता, तो ये दोनों रीजंस आए कहाँ से, ये रीजन बाद में ऐड किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इवेंट बाद में ऐड किए जा रहे हैं इसीलिए, और किस इवेंट के बाद में, ट्रांसक्रिप्शन के बाद में, जब एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट बन जाती है, ये जो स्ट्रक्चर डीएनए से डायरेक्टली फॉर्म होता है ये कहलाता है प्री एमआरएनए या नेसेंट एमआरएनए या फिर प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, ये तीनों कहते हैं इन्हें। जब यहाँ से यहाँ तक का सफर ये एमआरएनए तय कर लेता है कैप और टेल वाला, ठीक है, तो ये प्रोसेस, ये जो यहाँ से यहाँ तक का सफर है यही कहलाता है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, या फिर ये कहें कि ये थी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, अब इसका फाइनल स्वरूप क्या आ गया, ये आ गया फाइनल ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है, और इस फाइनल ट्रांसक्रिप्ट का ही ट्रांसलेशन होगा, या ये कहें कि जो प्रोटीन है, प्रोटीन का जो इंफॉर्मेशन है वो इसी के थ्रू डिकोड होगी, ठीक है, यानी इसे ये भी कह सकते हैं कि जो टीआरएनए होगा वो इसे रीड करता है, ना कि इसे। अब बात समझ में आई, तो ये जितना इवेंट है वो क्या कहलाता है, पीटीएम, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन, ठीक, और ये सारे ही प्रोसेस इसमें कौन कौन से इन्वॉल्व है, इसमें 4 तरह के मॉडिफिकेशंस इन्वॉल्व होते हैं, जो कि बेसिकली एक तरह के केमिकल मॉडिफिकेशन है, क्योंकि ये अगर कैप कहा जाए तो बेसिकली कोई कैप मतलब प्लास्टिक की कैप थोड़ा ना लगी हुई है, वहां पर क्या है, गोनोसिन ऐड होता है, 7 मिथाइल गोनोसिन, तो ये कह सकते हैं कि वो एंड को मॉडिफाई हो रहा है, ठीक है, कैप को कहे या फिर टेल को कहे, ठीक, या टेल नॉर्मल जैसे बर्ड्स में टेल होती तो उस तरह की कोई टेल थोड़ा ना है एमआरएनए के पास, ठीक, तो ये बेसिकली है क्या, दीज आर द केमिकल स्ट्रक्चर जो कि एमआरएनए में बाद में ऐड किए जा रहे हैं, तो वो ही सारे इवेंट्स जिनके थ्रू ये मॉडिफिकेशंस या केमिकल चेंजेस एमआरएनए में किए जाते हैं, जिसके थ्रू वो फाइनल ट्रांसक्रिप्ट में कन्वर्ट होती है, वो कहलाते हैं, वो सारे प्रोसेसेस कहलाते हैं एमआरएनए या आरएनए की प्रोसेसिंग या फिर मॉडिफिकेशंस, जिनको वन टर्म में कहें तो क्या पीटीएम्स कहते हैं, यानी कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। अब अगर आ गया हो तो हम आगे बढ़े कि वो कौन से 4 इवेंट्स हैं या कौन से 4 मॉडिफिकेशंस हैं जो एमआरएनए में किए जाते हैं। अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़े। एक बार यस करिए, कितना आया, अब आया कुछ कुछ, सब कुछ आया कि कुछ कुछ, सब कुछ, चलिए यानी मत है, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये जो 4 इवेंट्स मैंने बताए थे, ये 4 इवेंट्स कौन कौन से हैं, जिसमें से पहला आता है एंडोमॉडिफिकेशन।
एंड का मतलब, क्योंकि आपको मालूम है किसी भी ट्रांसक्रिप्ट के पास कोई भी न्यूक्लिक एसिड हो, दो ही एंड होते हैं, एक 5 प्राइम एंड होता है, एक 3 प्राइम एंड होता है। डीएनए की बात करें, क्योंकि वो डबल स्टैंडर्ड होता है, एंटी पैरेलल होता है, लेकिन तभी भी उसके पास भी तो दो ही एंड होंगे, एक सिरा दूसरा सिरा, क्योंकि लीनियर ट्रांसक्रिप्ट है ना। ऐसा ही तो है स्टैंड, सर्कुलर तो है नहीं कि कोई एंड ना हो। तो एंड मॉडिफिकेशन में क्या आ जाएगा, दो तरह के एंड मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, या तो 5 प्राइम एंड पर कोई मॉडिफिकेशन किया गया हो, या फिर 3 प्राइम एंड पर मॉडिफिकेशन किया गया हो। ये जितने भी मॉडिफिकेशंस हैं, ये ज्यादातर यूकैरियोट्स की ही बात हो रही है। प्रोकैरियोट्स में इनकी आपको कोई आवश्यकता नहीं होती। और अगर मान लीजिए इनमें से कुछ कुछ एक्सेप्शन के तौर पे हो भी रहे हैं, तो वो किसी और प्रोसेस को, बजाय ट्रांसलेशन होने के, वो किसी और बात को इंडिकेट कर रहे हैं वहां पर। ठीक है, तो ये जब भी आपसे आरएनए प्रोसेसिंग या मॉडिफिकेशन की बात कही जाएगी, तो ये अल्टीमेटली इंडिकेशन है कि वहां पर एमआरएनए आप किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसके रेस्पेक्ट में बात करी जा रही है, यूकैरियोटिक एमआरएनए के बारे में। ठीक है, यूकैरियोटिक एमआरएनए के बारे में बात करी जा रही है। सबसे पहला इसमें जो आता है वो आता है एंड मॉडिफिकेशन। 5 प्राइम एंड मॉडिफिकेशन हो सकता है, या फिर 3 प्राइम एंड मॉडिफिकेशन हो सकता है। 3 प्राइम पर ऑलवेज टेल ऐड होती है, और वो टेल काहे की बनी होती है, पॉली एडेनिन टेल होती है। ठीक है, 5 प्राइम एंड पे क्या ऐड किया जाता है, कैप ऐड करते हैं। ये कैप किसकी बनी होती है, 7 मिथाइल गुआनोसिन। अब मैं ये कह रही हूँ कि ये सारे केमिकल मॉडिफिकेशन है, तो जाहिर सी बात है इन केमिकल मॉडिफिकेशन को अंजाम देने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता होगा, कोई ना कोई एंजाइम होते होंगे। ठीक है, एक एक करके चर्चा करेंगे सबकी, क्योंकि ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मार्क कर लीजिए, एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसमें से। ठीक, दूसरा इवेंट क्या हो सकता है, यानी कि एंड तो मैंने मॉडिफाई कर दिया, इसके अलावा और क्या मॉडिफिकेशन हो सकता है, इसी को बेसिकली, इस मॉडिफिकेशन, ये जो एंड मॉडिफिकेशन है, इसी को प्रोसेसिंग भी बोलते हैं। ठीक है, चाहे आपसे मॉडिफिकेशन पूछा जाए या प्रोसेसिंग पूछी जाए, एक ही बात है। ठीक, दूसरा आता है स्प्लाइसिंग। दूसरा इवेंट है, जो दूसरा तरीका है पीटीएम्स का, इसको आप ये भी कह सकते हैं पीटीएम्स या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। ये 4 तरह के हो सकते हैं, 4 टाइप्स के। पहला हो गया एंड मॉडिफिकेशन, दूसरा हो गया स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग का मतलब क्या हुआ, जब यूकैरियोटिक एमआरएनए की बात करते हैं तो आपको ये मालूम होगा, कभी आपने इंट्रॉन्स टर्म सुना है, इंट्रॉन्स या जंक डीएनए सुना है, कहाँ होता है, इंट्रॉन्स डीएनए में, इंट्रॉन्स डीएनए में नहीं होता बेटा, जंक डीएनए कहाँ होता था। तो हाँ देखो, लेकिन आपको ये मालूम होगा कि बहुत सारा ऐसा रेपिटेटिव, हाईली रेपिटेटिव सीक्वेंसेस डीएनए में मौजूद होते हैं, जो किसी प्रोटीन को कोड नहीं करते, लेकिन फिर भी नेचर ने उस जंक डीएनए को रखा हुआ है। ठीक है, तो जब भी ऐसा तो होगा नहीं कि आरएनए पॉलीमरेज इतने को बनाएगा, इतने डीएनए को, डीएनए से हम आरएनए बनाएगा, फिर इतने का छोड़ देगा, यानी कि जो जंक डीएनए है उसको छोड़ देगा, फिर थोड़ा सा आरएनए बनाएगा, तो ऐसा तो करेगा नहीं। वो तो पूरा आरएनए पॉलीमरेज जितने भी सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं उन सभी कॉपी कर लेता है। लेकिन फिर क्या होता है, यानी कि ये भी कह सकते हैं जो डीएनए से आरएनए बनता है वो एक्चुअल में एमआरएनए ना होकर के, उसको अगर हम हेट्रोजीनस आरएनए कहें तो ज्यादा बेहतर है। ठीक, क्यों, क्योंकि इस हेट्रोजीनस आरएनए में 2 तरह के सीक्वेंसेस आपको देखने मिलते हैं। कौन से, एक होते हैं एक्सॉन और एक होते हैं इंट्रॉन्स। हाँ, यानी अब आपसे पूछा जाए कि इंट्रॉन्स कहाँ होते हैं, तो वो होते हैं एमआरएनए में, और एक्सॉन भी एमआरएनए में ही होते हैं। ये जो हेट्रोजीनस आरएनए है, यानी कि जो डीएनए से आरएनए बना है या एमआरएनए बना है, उसमें एक्सॉन इंट्रॉन के सीक्वेंसेस ऑल्टरनेटली होते हैं। एक्सॉन 1, फिर एक्सॉन 2, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, इस तरह से।
ठीक है, इधर 5 प्राइम एंड होगा, उधर 3 प्राइम एंड होगा, ये E3 लिख लीजिए। जो एक्सॉन रीजन होते हैं यही पर एक्चुअल में कोडिंग इंफॉर्मेशन या जो कोडिंग रीजंस होते हैं वो एक्चुअल में दीज आर, ठीक है। बाकी ये जो इंट्रॉन्स होते हैं इनका कोई काम नहीं है, मतलब वैसे तो म्यूटेशन के तौर पर, म्यूटेशन नहीं कहेंगे, इवोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बट आज सच फंक्शनल ट्रांसक्रिप्ट बनाने में इनका कोई रोल नहीं होता। तो फाइनली होता क्या है, जब फाइनल ट्रांसक्रिप्ट बनती है, ठीक है, फाइनल ट्रांसक्रिप्ट बनती है तो ये इंट्रॉन्स हटा दिए जाते हैं। इन इंट्रॉन्स को हटाने के बाद में, यानी कि रिमूवल ऑफ इंट्रॉन एंड एडिशन ऑफ, और इन सारे एक्सॉन्स को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। तो वो जो इवेंट है जिसमें इंट्रॉन्स को रिमूव कर दिया गया और एक्सॉन को आपस में जोड़ दिया गया, वो इवेंट्स कहलाते हैं स्प्लाइसिंग, ठीक है। बात समझ पाए, व्हाट इज अ स्प्लाइसिंग बेसिकली? हाँ, स्प्लाइसिंग यही है कि इंट्रॉन्स को हटा देना और एक्सॉन्स को ऐड कर देना। वेरी गुड, इतनी जल्दी समझ गए, बहुत अच्छी बात है। ये भी 3 तरीके की होती है, ठीक है। फिर बात करेंगे दूसरे लेक्चर में, जितनी आवश्यकता होगी उतना बता दूंगी, चाहो तो अभी लिख सकते हो क्योंकि मैंने 3 एरो बना रखे हैं तो आपका चार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग के लिए लिख लीजिए, 3 तरह से हो सकती है, सिस स्प्लाइसिंग, दूसरी होती है ट्रांस स्प्लाइसिंग, थर्ड वन होती है ऑल्टरनेट स्प्लाइसिंग, ठीक। सिस, ट्रांस एंड ऑल्टरनेट, ये तो स्प्लाइसिंग की बात हो गई। अब नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट एक मॉडिफिकेशन या पीटीएम्स में आता है केमिकल मॉडिफिकेशन। इसमें भी 2 तरह के इवेंट्स होते हैं, ठीक है। 2 तरह की केमिकल मॉडिफिकेशंस, क्या? अगर आपको टीआरएनए का स्ट्रक्चर याद है किसी को? टीआरएनए में क्लोवर लीफ मॉडल याद है कि 4 आर्म्स थी, कौन सा एक्सेप्टर, कौन सा एंटीकोडॉन, कौन सा जहाँ पे एंजाइम को लगना था, ठीक है। तो आपको ये भी याद होगा कि वहां पर कुछ स्यूडो यूरिडीन बेसिस थे, स्यूडो यूरिडीन या डीएचयू आर्म पढ़ते हो, हाँ, या टी साइज सी लूप पढ़ते हो। तो मुझे ये बताइए, ये जो यूरिडीन है, स्यूडो यूरिडीन, ये बेस पेयर ही है, लेकिन डीएनए में तो इसकी इंफॉर्मेशन कहीं नहीं होती है क्या? इसके लिए कोई डीएनए होता है, डीएनए में कोई नाइट्रोजनस बेस है क्या स्यूडो यूरिडीन के लिए? नहीं है। तो ये टीआरएनए में कहां से आ गया? क्योंकि टीआरएनए बनने के लिए भी तो पहले कभी ना कभी एमआरएनए बना होगा। उस एमआरएनए और वो स्पेसिफिक, उस एमआरएनए का काम क्या होगा कि उसको वही प्रोटीन्स, वही सीक्वेंसेस, वही एंजाइम्स बनाने हैं जिससे कि जो टीआरएनए के फॉर्मेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं ना कि ये जो स्यूडो यूरिडीन या डी साइज सी लूप या डीएचयू लूप था या टी साइज सी लूप था, ये सारे ऐड कहाँ हुए, मतलब कि कहाँ से आए? तो ये बाद में ही ऐड किए जाते हैं, ठीक है। ये केमिकल मॉडिफिकेशंस के थ्रू टीआरएनए के स्ट्रक्चर में बाद में ऐड किए जाते हैं, ठीक। तो ये भी एक तरह से कह सकते हैं ना, ये भी तो क्या हो गया, ये यानी कि ये भी कह सकते हैं इसके टीआरएनए के एमआरएनए में इसे कोड किया जाता होगा, इसे ऐड किया जाता है, उसके बाद टीआरएनए अपने फाइनल स्ट्रक्चर में पहुंचता है। तो बस आप इतना ही याद रखो कि ये जो स्यूडो यूरिडीन है, इसकी कोई इंफॉर्मेशन डीएनए के पास नहीं होती है, लेकिन आपको टीआरएनए के स्ट्रक्चर में दिख रहा है, दैट मीन्स इसको कहाँ बाद में ऐड किया जाता है। तो ये भी वन टाइप ऑफ पीटीएम है, दैट मीन्स पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन। इतनी बात समझ में आई? यस और नो? हाँ, चलिए, ठीक। इसके अलावा एक और तरीका है, समटाइम्स क्या होता है कि हालांकि जितने भी पॉलीमरेजेस है वो अपने आप में बहुत इफिशिएंट होते हैं, यहाँ तक आरएनए पॉलीमरेज तो अगर मान लीजिए उस ट्रांसक्रिप्शन के दौरान ही कोई किसी वजह से या कोई बेस पेयर गलत ऐड कर देता है, तो वो बैक ट्रैक पोजीशन के थ्रू उस गलत ऐड हुए बेस पेयर को रिमूव करके सही बेस पेयर को ऐड कर देता है। लेकिन मान लीजिए 15,000 बेस पेयर जोड़ने थे तो उसमें एक में गलती हो सकती है, ठीक है। तो वो जो गलती हुई है,
अगर वो गलती बरकरार रहेगी तो उसका इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा? प्रोटीन पर पड़ेगा। बननी थे काले बाल, बन गए भूरे बाल, ठीक है। आंख बननी थी, पता चले एक बेस पेयर का पॉइंट म्यूटेशंस वगैरह आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हो, तो उसकी वजह से कितना हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो उसको ऐसा कोई भी मतलब नेचर तो इस तरह का रिस्क नहीं ले सकती ना, तो उसके लिए नेचर ने हर सेल के पास एक गाइड आरएनए दिया होता है। गाइड आरएनए बेसिकली ऐसा कह सकते हैं एक पेरेंटल ट्रांसक्रिप्ट है जिसके पास ओरिजिनल सीक्वेंसेस मौजूद होते हैं, ठीक है। हर प्रोटीन का अपना या हर एंजाइम का अपना कोई गाइड आरएनए होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में मत समझो, बस ऐसे समझो कि वो गाइड आरएनए का काम क्या होगा कि अगर मान लीजिए कोई गलती हुई है या किसी बेस पेयर को ऐड होने में छूट गया है, तो क्योंकि उसकी पहले से ही एक एंटी सीक्वेंसेस मौजूद था या कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस एमआरएनए की ही फॉर्म में मौजूद है, तो क्या जो नई एमआरएनए बनती है वो उससे टैली कर लेती है, ठीक है, कि ये वाला सही है या नहीं सही है। अगर नहीं सही होता तो उस एमआरएनए को डिग्रेडेट कर दिया जाता है, या मान लीजिए अगर एमआरएनए में एक आध बेस पेयर की गलती हुई रहती है तो उसको पॉलीमरेज के थ्रू ही ऐड कर दिया जाता है, तो फाइनली एमआरएनए बन जाता है जो कि फाइनल ट्रांसक्रिप्ट कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये भी कह सकते कि वहां पर भी केमिकल मॉडिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। नहीं याद रहे इतना तो एक टीआरएनए का एग्जांपल याद रखिएगा और एक याद कर लीजिए गाइड आरएनए। इसको स्ट्रक्चर में लिख करके बताऊंगी तो अच्छे से याद आ जाएगा, मतलब अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? गाइड आरएनए और टीआरएनए एग्जांपल से याद कर लोगे तो भी कल्याण है। आगे बढ़े। ये सुनो, चले लास्ट है कटिंग इवेंट, ठीक है। एक मॉडिफिकेशन और होता है कटिंग इवेंट। ये कहां पर मिलेगा? अभी तक हमने एमआरएनए की बात कर ली, हमने टीआरएनए की भी बात कर ली, हमने आरआरएनए की अभी बात नहीं करी है, ठीक है। तो ये जो कटिंग इवेंट है ये बेसिकली कहां पर काम आता है? ये जो मॉडिफिकेशन है ये आरआरएनए के केस में फॉर्म आता है, मतलब कि काम आएगा। आरआरएनए दैट मींस रिबोसोमल आरएनए, ठीक है। रिबोसोमल आरएनए का मतलब क्या हुआ, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? अगर आपको राइबोसोम का स्ट्रक्चर याद है तो जरा मुझे ये बता दो कि प्रोकैरियोट हो या यूकैरियोट हो, उसमें कौन कौन से आरआरएनए मौजूद होते हैं? लार्जर सब यूनिट में कौन सा होता है, स्मॉलर सब यूनिट में कौन सा होता है? स्मॉलर का रहने दो, लार्जर वाला बता दो। लार्जर में चलिए पहले प्रोकैरियोट, हाँ प्रोकैरियोट्स की बात करते हैं। प्रोकैरियोट्स में जो लार्जर सब यूनिट है राइबोसोम की, वहां पर आरआरएनए कौन कौन सा होता है? से हाँ दिव्या क्या बोल रहे हो? 23, हाँ 5s आरआरएनए या 5 आरआरएनए। तो ये जो 5 आरआरएनए है, ठीक है, ऐसा ही आपको यूकैरियोट्स में भी दिखता है, ठीक। तो वहां पर बेसिकली ये जो 23 जब इनकी ट्रांसक्रिप्ट बन रही होती है तो ये साथ में ही बनती है। बाद में इस पे कटिंग इवेंट होता है जिसके थ्रू 5 आरआरएनए अलग हो जाता है, 23 आरआरएनए अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये बेसिकली कहाँ पर इस यानी कि कटिंग इवेंट वाला जो प्रोसेसिंग है या मॉडिफिकेशन है वो कहाँ पर हो रहा है? वो बेसिकली इसमें भी कोई ना कोई एंजाइम इन्वॉल्व होगा। तो ये वाला इवेंट आपको कहाँ देखने मिलता है? रिबोसोमल आरएनए में। और सेम काइंड ऑफ यूकैरियोट्स में भी जो आरएनए है वहां पर भी तो 5 आरआरएनए वहां पर भी होता है, ठीक है। तो ये वाला इस्तेमाल इस इवेंट का कहाँ इस्तेमाल होता है? आरआरएनए के फॉर्मेशन में, ठीक है। आरआरएनए के फाइनल स्वरूप उसको देने में इस इवेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इतनी बात समझ में आई है तो फिर आज हम आगे बढ़ते हैं और एंड मॉडिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। आगे बढ़े या इसको फिर से बताना पड़ेगा कटिंग इवेंट को? मैंने ये बताया, आपको याद होगा। जरूरी नहीं है कि आप हमेशा यही को हम बता देते, ठीक है। ये स्मॉलर सब यूनिट, ये लार्जर सब यूनिट, ठीक है।
हाँ, यहाँ पर कुछ RRNA होता है। कौन सा 16S RRNA? अगर मैं प्रोकैरियोट्स की बात करती हूँ, ठीक है, जो भी यहाँ पे जो स्मॉलर सब यूनिट होगी, ये स्मॉलर है और ये लार्जर है। ठीक, लार्जर के पास में भी 23S RRNA होता है और 5S होता है कि नहीं अनामिका, होता है कि नहीं? हाँ, तो बस मैं ये कह रही हूँ कि ये जो RNA है, ठीक है, RRNA है, इसका भी तो कहीं ना कहीं mRNA होगा, क्योंकि इसके फॉर्मेशन के लिए भी तो सेम प्रोसेस से गुजरना पड़ता होगा। तो होता क्या है कि ये जो 23 और 5S है, ये साथ में ही डिकोड होता है। इनका mRNA साथ में ही, मान लीजिए इतना वाला ये 23 का है और ये 5S का है, बाद में इसमें कटिंग इवेंट होता है और ये अलग हो जाते हैं और ये फाइनल स्वरूप यहाँ पर रिबोसोमल आरएनए फिर प्रोटीन के साथ ऐड होकर के राइबोसोम बनाते हैं। ठीक है, तो कटिंग इवेंट में बेसिकली यही मॉडिफिकेशन है कि एमआरएनए की ट्रांसक्रिप्ट तो साथ में बनी, लेकिन वो बाद में उसमें कटिंग इवेंट होता है, जिसकी मदद या कह लें किसी स्पेसिफिक एंजाइम की मदद से इस ट्रांसक्रिप्ट को कट किया जाता है और ये प्रोटीन के साथ ऐड होकर के फिर राइबोसोम का फॉर्मेशन करती है। अब बात समझ में आई अनामिका? हाँ, चलिए दोबारा देख लेना या लिख, जो अभी लिख लोगे ना तो और समझ जाओगे। ठीक, वैसे इसमें ज्यादा बहुत ज्यादा कटिंग इवेंट में नहीं लिखवाऊंगी, बस मेन स्पेसिफिक एंजाइम जो होगा वो लिखवा दूंगी, वो भी इनफ होगा। ठीक है, अब हेडिंग लगा लीजिए एंड मॉडिफिकेशन। अभी तक लेकिन कुछ लिखाया ही नहीं है, एक पेज ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, जिसमें यही वाला जो आपको मैंने मतलब स्टार्टिंग में बोर्ड पर आपको विजिबल था वो वाला फ्लो चार्ट बना लेना। ठीक है, और साथ साथ में ये जो भी मैंने एग्जांपल्स दिए उनको ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद अब ये पहला वाला एंड मॉडिफिकेशन, हेडिंग लगाइए एंड मॉडिफिकेशन, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो ट्रांसलेशन नहीं समझ में आएगा, ये बात है। ठीक है, इसलिए प्रोसेसिंग और मॉडिफिकेशन समझना जरूरी है। इस वर्टिकल बोर्ड से कोई दिक्कत तो नहीं? अगर दिक्कत हो रही हो तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल कर लूं। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब एंड मॉडिफिकेशन में हम पहले 5 प्राइम एंड, हेडिंग लगाइए 5 प्राइम एंड कैपिंग। इसको लिखते चलो, नहीं तो कहोगे मैम कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एडिशन ऑफ 7 मिथाइल, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, एडिशन ऑफ 7 मिथाइल गुआनोसिन रेजिड्यू, 7 methyl guanosine residue at 5 prime end, at 5 prime end जरा इधर देखो सभी लोग बोर्ड की तरफ। मैंने ये क्या बना रखा है, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। ठीक है, एमआरएनए भी होगा, आरएनए भी होगा, तो भी उसमें शुगर फॉस्फेट के अलावा कोई और बैकबोन एटम होगा? ऐसा है क्या? नहीं ना, तो बैकबोन में तो यही होगा। आप मुझे ये बताओ नाइट्रोजनस बेस कहाँ लगाऊं, इसके साथ लगाऊं कि इसके साथ लगाऊं? शुगर के साथ। तो अब आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि मैं यहाँ देखो फॉस्फेट के साथ ऐड कर दिया कि ये मैं क्या दिखाना चाह रही हूँ। बेसिकली ये एमआरएनए का ही स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें क्या है वो ही एमआरएनए, क्योंकि राइबोज न्यूक्लिक एसिड ही तो हुआ, तो इसमें क्या है ये शुगर कौन सी होगी, राइबोज वाली। बाकी ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, बाकी सारा कुछ डीएनए का जो आपने स्ट्रक्चर पढ़ रखा है बैकबोन जैसी होती है, उसमें पहले मैंने ऐसे वर्टिकल आपको 2 स्ट्रैंड बताए थे। यहाँ पे क्योंकि एमआरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो ये बेसिकली एमआरएनए को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब ये तो 5 प्राइम एंड हो गया और इधर हो गया 3 प्राइम एंड। ठीक, और अगर आपको याद हो तो मैंने ये बताया था कि जब भी शुगर ऐड होते हैं या 5 प्राइम एंड पर जब भी आप देखोगे तो वहां पर एक्चुअल में 3 फॉस्फेट ग्रुप लगे रहते हैं। ठीक है,
दोनों ही तरफ, दोनों स्ट्रैंड्स पर जिधर 5 प्राइम एंड होगा वहां पर 3 फॉस्फेट ग्रुप होते हैं। तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ पर ऐड कर सकती हूँ कि नहीं, 1 फॉस्फेट, 2 फॉस्फेट और 3 फॉस्फेट। इस शुगर के साथ में कोई भी पेंटोज शुगर हो, चाहे राइबोज चाहे डीऑक्सीराइबोज, 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे। कहां पर? 5 प्राइम एंड पर। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात? हाँ चलिए, इस 5 प्राइम को मैंने नाम दे दिया अल्फा, मतलब ये जो फॉस्फेट है इनको अल्फा, बीटा एंड गामा। ठीक है, लिखिए, साथ साथ में लिखते चलिए। 7 मिथाइल गोनोसिन रेजिड्यू, ब्रैकेट में लिखो क्या, एट 5 प्राइम एंड। इसके बाद आपकी कौन सी क्लास है? जूलॉजी की है। टाइम हो जाए तो फिर मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? या बार बार जैसे मैं नहीं भी, चलिए अच्छा ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। 5 प्राइम, एट 5 प्राइम एंड ऑफ नेसेंट एमआरएनए, ऑफ नेसेंट एमआरएनए। मुझे ये बता सकते हो कि ये बताओ, ये फाइनल ट्रांसक्रिप्ट है कि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है? फाइनल है। अनामिका फिर, हाँ बताओ। नहीं नहीं, तो अभी ये स्ट्रक्चर जो मैंने बना रखा है, ये ये कौन सी ट्रांसक्रिप्ट है? नेसेंट वाली है कि फाइनल वाली है? नेसेंट वाली है, दैट मीन्स प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है। ठीक है, फाइनल तो तब होगी जब ये वाला, मैं पूरा फ्लो चार्ट बना दूंगी, इसमें यहाँ पे क्या ऐड हो जाएगी, इधर एडेनिन के मॉलिक्यूल ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। The three main enzymes are involved in 5 prime capping. Three main enzymes are involved in 5 prime capping. पहला लिखिएगा आरएनए ट्राई फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज है, जब भी मैंने आपको एंजाइम भी पढ़ाया तो उसमें नाम से ही पहचानने की बात भी कही थी कई बार। ठीक है, तो ये मुझे बताओ, अगर किसी को याद है कि फॉस्फेटेज लिखा हुआ है तो ये क्या करता होगा, इस एंजाइम का क्या काम होगा? अगर काइनेज होता तो वो क्या करता, और फॉस्फेटेज है तो ये क्या कर रहा होगा? ये फॉस्फेट ग्रुप का रिमूवल करता है। ठीक है, तो सबसे पहले यही एंजाइम आता है। 3 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं कैपिंग में, जिनमें पहला एंजाइम आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज है। इसका काम क्या होता है, ये इस गामा फॉस्फेट को रिमूव कर देता है। कहां से? इस नेसेंट प्री एमआरएनए से। यहाँ पर लिख लो, ये नेसेंट या प्री कुछ भी लिख लो जिससे आपको याद रहे। ठीक है, प्राइमरी लिख लीजिए, प्राइमरी एमआरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कुछ भी लिख लो। इसका काम क्या हुआ कि इसने फॉस्फेटेज लिखा, फॉस्फेटेज है और ट्राइफॉस्फेटेज है, दैट मींस कि, और आरएनए भी नाम लगा हुआ है, आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज, दैट मींस कि ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है, सबसे पहले एक फॉस्फेट ग्रुप को हटा देता है। ठीक, नेक्स्ट दूसरा एंजाइम लिखिए। ये नाम लिखने के साथ में ही लिख लीजिएगा, रिमूवल ऑफ गामा फॉस्फेट ग्रुप एट, कहां से? एट 5 प्राइम एंड, एट 5 प्राइम एंड ऑफ प्री एमआरएनए या प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट। दूसरा जो दूसरा जो एंजाइम है उसका नाम लिखिए ग्वानिल ट्रांसफरेज। ग्वानिल ट्रांसफरेज,
ग्वानिल ट्रांसफरेज, मेरे साथ साथ बनाते भी चलिएगा ये। अब यहाँ पर बचा क्या, ये वाला तो रिमूव हो गया, तो यहाँ पे एक अल्फा बचेगा, एक बचेगा बीटा। ठीक, ये जो दूसरा वाला मैंने एंजाइम बताया आपको, ये था ग्वानिल ट्रांसफरेज। ग्वानिल ट्रांसफरेज, इसका काम क्या है, ये जाहिर सी बात है ट्रांसफर करता होगा। किसका ट्रांसफर करता है, ये जीटीपी का इस्तेमाल करता है और जीटीपी में से पायरोफॉस्फेट को रिमूव कर देता है और एक फॉस्फेट ग्रुप को इस पोजीशन पर, ये जो जो ये ब्लैंक रह गया है फॉस्फेट की जगह, वहां पर ऐड कर देता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर ऐसे ही बना लीजिएगा, किसकी मदद से, ग्वानिल ट्रांसफरेज। ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे बता रही हूँ। ग्वानिल ट्रांसफरेज इस्तेमाल किसका करेगा, जीटीपी का, ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट लगा है, दैट मीन जी के साथ में 1, 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पर भी ट्राइफॉस्फेट यानी कि 3 फॉस्फेट ग्रुप होंगे। अब मैं इसको भी नाम दे देती हूँ, अल्फा, बीटा एंड गामा। कैसे काम करता है कि ये इन दोनों को तो रिमूव कर देता है पीपीआई के फॉर्म में, पायरोफॉस्फेट के फॉर्म में। ठीक, और ये जो जी अल्फा है, इसको ला करके यहाँ पे ऐड कर देता है। ठीक, तो फाइनली जो बनता है वो क्या बन जाएगा, जी ग्वानोसिन या ग्वानिन फॉस्फेट, ये हो गया अल्फा। चाहो तो आप दूसरे कलर पेन से बना लो ताकि आपको ये पता लगे कि ये ओरिजिनल वाला नहीं था। तो बॉन्डिंग यहाँ पर 5 प्राइम टू 5 प्राइम हो जाती है। और स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसके पास ये दो तो पहले से थे ही, बीटा और अल्फा ऐसे करके लिख लो, नहीं तो कहोगे कि मैम एक बार ऐसे बताती है एक बार वैसे बताती है। 5 प्राइम शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, ऐसे ऐसे डैश 3 प्राइम तक। ठीक, थर्ड एंजाइम लिखिए। थर्ड एंजाइम फिर से बता दूंगी, अगर कंफ्यूज हुए होगे तो फिर से बता दूंगी। ये थर्ड एंजाइम लिखिए, guanine 7 methyl, guanine 7 methyl transferases, guanine 7 methyl transferases। इसका काम क्या है, ये क्या करता है कि अब इसके पास ग्वानिन तो था, मिथाइल ग्रुप को, फिर बाद में ये तीसरा एंजाइम जो आता है यही मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है। ठीक है, और ये फाइनली कैप का स्ट्रक्चर मिल जाता है। ये इस तरह से कह सकते हैं कि ये 5 प्राइम जो कैपिंग वाला इवेंट था वो इन्हीं 3 एंजाइम्स की मदद से कंप्लीट हो जाता है। तो थर्ड एंजाइम का नाम फिर से लिख लो, ग्वानिन 7 मिथाइल ट्रांसफरेजेस। 7 मिथाइल है, दैट मींस मिथाइल ग्रुप को ग्वानिन के किस प्लेस पर, 7th पोजीशन पर ऐड कर देता है मिथाइल ग्रुप को। इसका फ्लो चार्ट मैं भेज दूंगी, उसको एक बार देखना, जो कुछ यहाँ से रह गया हो उसको कॉपी में बना लीजिएगा दोबारा, क्योंकि लेक्चर्स के टर्न्स हमें कम ही मिल पाते हैं और सिलेबस अभी बहुत है, तो बहुत ज्यादा डीप में बार बार समझाऊंगी नहीं। वीडियो को पॉज करिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा। ठीक है, ऐप पर मिल जाएगा आपको। एक बार सरसरी बात से बोल दो कि थोड़ा बहुत आया है कि थोड़ा बिल्कुल भी नहीं आया, कुछ कुछ आया, आ गया है। चलिए, इस एमआरएनए कैपिंग का फायदा क्या हुआ, क्योंकि बिना किसी फायदे के, बिना किसी सिग्निफिकेंस के नेचर कोई काम नहीं करता। ठीक है, तो जरा एक पॉइंट करके लिख लीजिए, सिग्निफिकेंस ऑफ एमआरएनए 5 प्राइम कैपिंग, सिग्निफिकेंस ऑफ 5 प्राइम कैपिंग। लास्ट का अच्छा दिख रहा है आपको, लिखवा दूं, मुझे लगा पता नहीं आपको। यही सेम स्ट्रक्चर बनाइएगा। ठीक है, यही सेम स्ट्रक्चर, और यहाँ पर केवल मैं इसी में ऐड कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा इसका एंजाइम का नाम लिख लीजिए, ग्वानिल, ग्वानिल 7 मिथाइल ट्रांसफरेजेस।
मुझे लगा पता नहीं बोर्ड आपको विजिबल है कि नहीं है, तो मैं ऊपर लिख देती। ठीक, तो अभी क्या होता है, ये जो ग्वानिन वाला स्ट्रक्चर बना है, इसमें इस एंजाइम की मदद से 7th पोजीशन पर क्या ऐड हो जाता है, मिथाइल ग्रुप। ठीक है, या यहीं पर CH3, या तो ये इस मिथाइल फॉर्म में लिखिए या फिर आप इसको CH3 फॉर्म में लिख लीजिए। ठीक, इससे ऐड होगा ग्वानिन की 7th पोजीशन से। बाकी स्ट्रक्चर सेम ही रहेगा। ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हेडिंग लगाइएगा सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिंग, 5 प्राइम कैपिंग। सिग्निफिकेंस ऑफ 5 प्राइम कैपिंग। पहला पॉइंट, इस कैप का रोल क्या है? एक तो ये ट्रांसलेशन में मदद करता है, ठीक है, एफिशिएंसी, या ये कहे कि इसी कैप की वजह से राइबोसोम रिकॉग्नाइज कर पाता है और आकर के इसे बाइंड कर जाता है। ठीक है, उसको ये मालूम चलता है कि ये ही वाले एंड से हमको अब धीरे धीरे अमीनो, मतलब जो भी सीक्वेंसेस हैं, जो भी कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग अमीनो एसिड्स को ऐड करना है। ठीक है, किसकी मदद से वो करेगा, किसकी मदद से करेगा, टीआरएनए और राइबोसोम की मदद से। तो राइबोसोम को एक बेस चाहिए ना जहां पर वो ऐड हो सके, तो वो बेसिकली बेस बनाने का काम कौन करता है, यही जो कैप होती है 5 प्राइम कैप, इसी की मदद से राइबोसोम यहाँ से एमआरएनए से आके बाइंड करता है। ठीक है, दूसरा काम क्या है, क्योंकि यहाँ पर कैप लग जाती है और आपको मालूम है ये डीएनए से, ये जो एमआरएनए बना था, डीएनए से एमआरएनए बना है, तो जाहिर सी बात है ये कहाँ पर होगा इवेंट, जो डीएनए से एमआरएनए बन रहा था ये एक्चुअल में कहाँ पर होगा, कहाँ पर हो रहा होगा? थोड़ा सा लॉजिक सोच के बताइएगा मुझे। यूकैरियोटिक सेल में डीएनए से आरएनए बन रहा है, या जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है वो कहाँ हो रहा होगा? यूरोस साइटोप्लाज्म में कैसे होगा? डीएनए साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है क्या? मैंने यूकैरियोट्स इसीलिए लगाया, यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में डीएनए कहाँ पर होता है? एग्जैक्टली न्यूक्लियस में। ठीक है, क्रोमैटिन, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोसोम कहाँ रहेगा? हमेशा डीएनए कभी भी बाहर नहीं आता। डीएनए इज लाइक अ पाइथन। ठीक है, पाइथन क्या है, उसके पास अपने आप ही कुछ खाना आ जाए तो ठीक है, उसी को ग्राफ्ट कर लेता है, अदरवाइज कहीं से हिलडुल करके नहीं जाता है ना। तो बस यही डीएनए को भी मान लीजिए, डीएनए अपनी पोजीशन को छोड़ करके कहीं नहीं जाता। एमआरएनए या आरएनए तो मूव करता रहता है, साइटोप्लाज्म फिर न्यूक्लियस फिर साइटोप्लाज्म, ऐसा। ठीक, तो डीएनए जब, क्योंकि हम ये कह रहे हैं ना कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो जाहिर सी बात है डीएनए से जो आरएनए का बनना है वो कहाँ पर हो रहा होगा? ये जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनती है ये बेसिकली न्यूक्लियस के इनसाइड ही फॉर्म होती है। ठीक है, उरूस आपने भी जो आंसर दिया वो एक्चुअल में आपने इस बेसिस पर दिया, क्योंकि जहां भी आप लिटरेचर में पढ़ो तो वो ट्रांसक्रिप्शन को साइटोप्लाज्म में ही बताते हैं। ठीक है, वजह क्या है, क्योंकि ये जो एमआरएनए बनता है इसमें ये जो एडिशन वाले काम हो रहे हैं ना, ये जो प्रोसेसिंग वाला काम हो रहा है, ये तभी ही होता है जब ये बाहर आ जाता है साइटोसॉल में। ठीक, तो ये जो ऐड होने का काम है ये साइटोसॉल में ही हो रहा होगा। ठीक, तो ये जो कैप वाला काम है उसकी वजह से, और जब तक ये न्यूक्लियस के पास, ये न्यूक्लियस में प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बन रही होती तब तक की तो ये सेफ रहती है, और जैसे ही ये साइटोसॉल में आता है तो इसको खतरा है कि कोई भी एक्सोन्यूक्लिएजेस आकर के इसको कट कर सकता है। न्यूक्लिएजेस का मतलब क्या हुआ कि ये न्यूक्लिक एसिड को कट करते होंगे, एंडोन्यूक्लिएजेस, एक्सोन्यूक्लिएजेस। अब क्योंकि एक्सो, इसी वजह से ये प्रोटेक्ट करने का काम कौन करेगा, क्या प्रोटेक्ट करने का काम करती है कि कोई भी बेस पेयर, कोई भी कोडिंग सीक्वेंस कहीं कट ना हो जाए। ठीक है, एक्सोन्यूक्लियस उस पर अटैक करके उसे पूरी तरह से हटा ना दे एमआरएनए से। तो उस वहां पर किसका रोल है, इसी कैप का रोल होता है कि ये, यानी कि ये भी कह सकते हैं, तो पहला आप लिख लो नहीं तो फिर रह जाएगा और क्लास ओवर हो जाएगी, बल्कि 151 तो हो ही चुका है।
प्रोटेक्शन ऑफ सिग्निफिकेंस का फर्स्ट पॉइंट लिखिए, प्रोटेक्शन ऑफ mRNA फ्रॉम एक्सोन्यूक्लियेसेस। दूसरा पॉइंट लिखिए, इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ mRNA from nucleus to cytosol, from nucleus to cytosol. And the last one, binding of ribosome, binding of, बल्कि प्रोवाइड करके लिख लीजिए, provide a binding site for ribosome, provide a binding site for ribosome to increase efficiency of translation, to increase efficiency of translation. इसको ऐसे भी समझ सकते हो, क्योंकि है तो सारा कुछ, ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो, ट्रांसलेशन हो, ये सारा कुछ एक ही सेल में होता रहता है। और ये भी मैं बता दूं कि जो इवेंट इसमें यूकेरियोट्स में होते हैं, उसमें तो ये भी कह सकते हैं कि इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस और एडिशन होना भी है, प्रोसेसिंग होनी है। प्रोकैरियोट्स में तो उसकी भी जरूरत नहीं होती है। प्रोकैरियोट्स में तो लगातार, मतलब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन इवेंट लगातार होते रहते हैं। थोड़ी सी ट्रांसक्रिप्ट बनती है, राइबोसोम ऐड होता जाता है उसमें, क्योंकि वहां पर न्यूक्लियस वाला तो कंसेप्ट है नहीं, ठीक है, साइटोसॉल ही एक मौजूद है। तो वहां पर क्या होता है, राइबोसोम ऐड होते जाता है और ट्रांसलेशन को भी साथ साथ में करता जाता है, यानी कि राइबोसोम आकर के उसे रीड करना शुरू किया और टीआरएनए की मदद से अमीनो एसिड्स के सीक्वेंसेस या पॉलीपेप्टाइड चेन बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि कभी भी एक पूल होगा एमआरएनए का जो कि साइटोसॉल में होगा, और कुछ पूल होगा एमआरएनए का, या कुछ ट्रांसक्रिप्ट ऐसी होंगी जो डीएनए मतलब न्यूक्लियस में मौजूद है। तो ये एक तरह से इंडिकेशन है, जिसके पास कैप लगी है, दैट मीन्स कि अब वो रेडी है किसके लिए, अब वो ट्रांसलेशन के लिए रेडी है। तो एक डिस्क्रिमिनेशन बनाने के लिए भी ये कैप एज अ सिग्नल काम करती है, ठीक है। ये तो आज के लेक्चर के हिसाब से, मतलब जो कैपिंग के लिए था, वो मैंने लगभग सभी चीजें बता दी। इस पे फोकस कौन सा करने वाला है या याद करने वाली चीजें, एंजाइम का नाम पता हो, वेल एंड गुड। ये पता होना चाहिए किस एंड पर, मतलब ऐसा नहीं है कि आप 3 प्राइम एंड पर लिख दो कि क्या वहां मौजूद होती है, ठीक है, 5 प्राइम एंड पर होती है, ये याद रखिएगा। और सिग्निफिकेंस के पॉइंट ये जो 3 लिखवाए हैं उनको याद रख लेना, ठीक। अगर आज के लेक्चर से किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो कल के लेक्चर में पूछ लीजिएगा। आज की क्लास हम ऑफ करें, ऑफ करूं आज? बहुत ज्यादा बोरिंग तो नहीं लग रहा? हाँ, बोरिंग अगर लग भी रहा है तो थोड़ा सही है, ठीक है। वैसे बोरिंग कोशिश मैं यही करती हूँ कि बोरिंग ना लगे। वजह ये है कि अब ये आपके क्योंकि सिलेबस में मेंशन है, तो हम इसे स्किप भी नहीं कर सकते, ठीक है। एमसीक्यू में तो जितना ही डीप पढ़ लो उतना ही कम है, ठीक। फिर भी कोशिश करके बहुत ज्यादा डीप में मैं नहीं जाती, थोड़ा थोड़ा सरफेस का ही बताती हूँ, लेकिन बताती पूरा हूँ, इसलिए कि मान लीजिए एमसीक्यू से पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन बन जाए, ठीक। तो चलिए एक बार रिवीजन जरूर करिएगा। अभी थोड़ा सा मैं नोट्स अपने भेज दूंगी, लेकिन ये है कि उसमें अगर कहीं कहीं कुछ कुछ राइटिंग या ना समझ में आए तो उसको बहुत ज्यादा वो मत करिएगा, अपना जो अभी मैंने लिखवाया हो उससे टैली करते रहना, ठीक। बाकी जो भी है, बाकी के इवेंट्स जितने हैं वो कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, नोट्स बाकी हैंड रिटन अब लिखवाऊंगी नहीं, भेज दूंगी, ठीक। चलिए, थैंक्स टू एवरीवन। क्लास अटेंड करिए जाके, 5 मिनट के ब्रेक हाँ मिलेगा इसलिए। चलिए, थैंक्स टू एवरीवन, बाय बाय।